सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये आपका इग्नू का एमए पॉलिटिकल का कोड है MPS 002, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का कोड है ये। तो हम बात कर लेंगे इस पूरे कोड के एनालिसिस के बारे में कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर में कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो हम इस अकॉर्डिंग अपने सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो आपका यथार्थवाद और नव यथार्थवादी उपागम। देखो, यथार्थवाद और नव यथार्थवादी उपागम की बात की जा रही है। यथार्थवाद, जिसको अगर मैं बात बोलूँ तो हमारा फर्स्ट यूनिक है रियलिस्ट एंड नॉन न्यू रियलिस्ट अप्रोचेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ यथार्थवाद का मतलब क्या होता है। यथार्थवाद को हम रियल पॉलिटिक्स के रूप में भी जानते हैं, जिसे थ्यूसाइड्स के द्वारा जो है इसे आगे भी बढ़ाया गया। थ्यूसाइड्स एक विद्वान थे, उन्हें मतलब रियलिज्म को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो उनके द्वारा भी रियलिज्म को आगे बढ़ाया गया। रियलिज्म है क्या? रियलिज्म मतलब यानी कि यथार्थवाद है क्या? यथार्थवाद का मतलब होता है रियल। देखो, नाम से पता चला, रियलिज्म यानी कि जो रियल हो, जो सच्ची हो, जो वास्तविक हो, उसी को हम यथार्थवाद के रूप में देखेंगे। और पॉलिटिक्स के रूप में अगर देखा जाए तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे यथार्थवाद का जो समांकलन है, समांकलन का मतलब होता है कि यथार्थवाद का जो विषय है, जो फैलाव है, वो किस तरीके का है, ठीक है। अब यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि यानी कि की कॉन्सेप्ट इन द रियलिज्म अप्रोचेस के बारे में बात कर रहा है कि भाई हमने यथार्थवाद को राष्ट्रीय हित के रूप में देखे, राष्ट्र के विकास के लिए रूप में देखे, राष्ट्र के शक्ति के रूप में देखे। क्योंकि देखो, राष्ट्र की शक्ति क्या है? हम ये नहीं कि वो बोल दे और वो हो जाएगा। जो रियल यानी कि राष्ट्र की शक्ति कभी हो पाएगी जब जो वास्तविक रूप में घटित हो रही हो, जो वास्तविक रूप में चल रही हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में यथार्थवाद को भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि जो ये सिद्धांत हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि देखो, इसमें क्या आता है कि सारी चीज़ें रियल है। अब सारी चीज़ें रियल है तो देश का विकास, देश की प्रगति तभी हो पाएगा जब वो रियल, ये नहीं कि बोल दिया। जैसे राजनेता क्या करते हैं भाई, आते हैं चुनाव के तरह टाइम पे वोट लेके चले जाते हैं, उस टाइम में जो भी है बोल देंगे कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो वो भाई वास्तविक नहीं होता। तो उसी व्यवस्था के रूप में हम यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो वास्तविक और रियल पे आधारित पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा ये कंप्लीट होता है कि फर्स्ट चैप्टर हम क्या करने वाले हैं। अब हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है उदारवादी एवं नव उदारवादी, ठीक है। अब देखो, उदारवादी क्या है? उदारवादी, देखो, उदारता की भावना, दूसरे के प्रति जो है बेहतर सोचना, दूसरे के प्रति, जिसे हम लिबरल एंड नॉन रिबलल अप्रोचेस के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जहाँ पर विश्व के सभी राजनीति व्यवस्था जो है, विश्व की सारी भागदौड़ जो है बेहतर हाथों में चली गई। बेहतर तरीके से व्यक्ति को प्राथमिकता दिया गया कि व्यक्ति जो है, अगर व्यक्ति के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, व्यक्ति के भलाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो वो वास्तविक रूप में हमारे देश के प्रगति होगा, देश का विकास होगा, देश के प्रति समर्पित होगा, ठीक है। और उससे क्या है ना, जो हमारा उदारवादी क्या था, उदारवादी जो है सभी लोगों को फ्रीडम रखता है, सभी लोगों पर फ्रीडम देता है कि भाई आप अपने अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात बोलूँ उदारवादी का, इसमें हम चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलिज्म की बात की जाए, यानी कि भूमंडलीय अवधारणा की बात की जाए, तो विश्व में बहुत से देश ऐसे थे जो उदारवाद को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि उदारवाद क्या था? एक दूसरे के प्रति उदारता रखना, उदारता यानी कि समर्पण रखना, दूसरे के प्रति बेहतर सोचना, दूसरे के विकास के बारे में सोचना, दूसरे के हित के बारे में सोचना, ये हमारा उदारवादी का सोच व्यवस्था था, ठीक है। अब इसी में हम ये पढ़ेंगे संचार का सिद्धांत। संचार का सिद्धांत में हम यही पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग टाइम पे भाई हमारा जो संघर्ष हुआ, भाई अलग अलग संचार व्यवस्था के रूप में जो है हम देश के प्रगति, देश के विकास के हित में हम आगे आए, और अपना देश का विकास करने के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी से जुड़े, संचार माध्यम से जुड़े, ताकि हमारा जो है और ज़्यादा विकसित व्यवस्था हो सके। तो ये चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। क्लियर हो? चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब थर्ड चैप्टर के बारे में। तो थर्ड चैप्टर का नाम है मार्क्सवादी तथा अन्य विप्लववादी उपागम, यानी कि मार्क्सिस्ट एंड अदर
अप्रोचेस के बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि कार्ल मार्क्स के द्वारा विचारधारा प्रकट किया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक विद्वान थे जिन्होंने अपनी विचारधारा को प्रकट करते हुए उन्होंने समाज को दो भागों में बांटने का काम कर रहे थे। अब वो समाज के दो भागों में बांटा नहीं था, वो क्या था, उन्होंने समाज की व्यवस्था को बताया कि समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ उच्च वर्ग था जिससे बोल सकते हैं कि कुलीन वर्ग के रूप में रखा गया, और दूसरा एक ब्रिजवा समाज था। ब्रिजवा समाज वह समाज था जो श्रमिक और मजदूर थे, जो मतलब खेती बाड़ी जो मजदूरी किया करते थे। तो भाई जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, वो शोषण करते थे उन पर, किन पर भाई, जो गरीब लोग थे। तो साम्राज्य व्यवस्था का सिद्धांत भी इसी में पढ़ने को मिलेगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा किस तरीके से हमें यहाँ पर पहलुओं के रूप में जो है समाज की व्यवस्था को देखने को मिला। और उपनिवेशवाद सिद्धांत की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों का जो है ग्रीक व्यवस्था का जो स्वरूप कैसे उपनिवेश भाषा से ये लिया गया, ठीक है, जो से कॉलोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद नौ उपनिवेशवाद का सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि एक नया पहलू के रूप में जो है यहाँ पर कैसे हमारे अफ्रीकी राज्य के क्षेत्रों में ये नौ उपनिवेशवाद की व्यवस्था जो है सबसे पहले आगे बढ़ी थी। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 में आप प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा क्या मतलब समाज में क्या एक अस्तित्व है, क्या एक दबदबा है, क्या समाज में हमारा मतलब लाइक डेट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्रभुत्व का मतलब होता है कि पहचान, कैसा मतलब एक साम्राज्य का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, तो जिसे हम नव विप्लववादी उपागम के बारे में देखेंगे, यानी कि न्यो रैपिडल के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो यहाँ पर अल्पसंख्यक विकासों के रूप में जो है यहाँ पे कार्य हो रहे थे, ठीक है। न्यो रैपिकल रेडिकल जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो यहाँ पर जो केंद्र था ना, केंद्र किसका था, विकास का था भाई। विकास को लेके आगे बढ़ाना था, देश की उत्पत्ति, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग हम बोल सकते हैं कि फ्रैंकले का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। फ्रैंकले एक विद्वान था, उसका सिद्धांत भी पढ़ेंगे। उसके बाद निर्भरता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसिया के बारे में कवर करेंगे कि डिपेंडेंसिया थ्योरी क्या है। डिपेंडेंसिया थ्योरी ये है कि दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के पास अभी डिपेंड हो, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं निर्भर हो, ठीक है। तो आप अपने माता पिता पे अभी निर्भर हो। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उत्तर संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिकतावादी उपागम। अब देखो उत्तर संरचनावादी का बात कर ली जाए तो देखो इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि जब हमारा सिंपल सा लैंग्वेज है कि पोस्ट स्ट्रक्चरल्स एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे ना कैसे हमारा अप्रोचेस है समाज में बढ़ता गया। हमारे बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल्स लिस्ट जो है वो कैसे समाज के ऊपर हावी हुआ, ठीक है। और संरचनावाद का मतलब होता है संरचना, यानी कि दोबारा कैसे उसकी मतलब रचना की गई, ठीक है, उसको कैसे तैयार किया गया। अब जैसे मान लो कि आपने ये फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन को भी तो भाई संरचना किया गया ना, इसको बनाया गया, मेक किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप चैप्टर नंबर 5 में यही पढ़ेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भाई कुछ ना कुछ तरीके से रचना किया गया। अब देखो हमारे भारतीय संविधान की संरचना करने के लिए क्या किया भाई, अलग अलग संविधानों के लेखों को बोल सकते हैं, अलग अलग संविधान के जो हमने क्या किए, सीधी सीधी बात है, अध्ययन किया। अलग अलग संविधानों का जो संविधान के कुछ आर्टिकल्स लिए, अलग अलग संविधान के बोल सकते हो कि कानून व्यवस्था लिया, ठीक है। तब जाके हमारा क्या है, संरचना किया गया हमारे संविधान का। तो ये सब चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सांस्कृतिक विचारधारा का वर्चस्व भी हम इसमें कवर करेंगे कि संस्कृति को लेके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, संस्कृति को लेके हमारा समर्पण क्या रहा है। तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, महिलावादी उपागम। महिलावादी उपागम क्या है भाई, चैप्टर नंबर 6 तो आपको बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। देखो महिलावादी क्या है, महिलाओं के प्रति हम बोल सकते हैं कि उनके विकास के लिए सोचे, जिसे फेमिनिस्ट के रूप में जाना जाता है, फेमिनिस्ट या फिर फेमिनिस्ट भी बोल सकते हो।
तो देखो इसमें क्या है कि महिलाओं का किस प्रकार से विकास किया जाए, महिलाओं को किस तरीके से भारतीय संविधान के रूप में या फिर राज्य के अनुसार उनको भी अधिकार प्रदान किया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विचारों का आगमन हो गया, विचारों को प्रकट किया जाने लगा अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो उसी को महिलावादी बोला जाता है, यानी कि महिलाओं के प्रति जो है ना समर्पित रखना, कि महिलाओं को भी भारत में बेहतर तरीके से विकास करना तथा उन्हें भी हर चीज़ की कानूनी फैसिलिटीज़ देना तथा उनको हर तरीके का अधिकार है कि वो अपने स्वेच्छा अनुसार अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं तथा अपना जीवन का विकास कर सकती है। इसी को महिलावादी के रूप में देखा गया है। तो भाई इसमें क्या है, महिलाओं का अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए और तथा महिलाओं की विकास को सबसे महत्वपूर्ण रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको महिलावादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, ताकि महिला भी ना समाज में पुरुषों से कदम मिला के चल सके। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो जो कि आप चैप्टर नंबर 6 में ये पढ़ेंगे, महिलावादी। अब उसके बाद पर्यावरणीयवादी। पर्यावरणीयवादी का मतलब होता है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल अप्रोचेस के बारे में देखेंगे कि देखो यहाँ पर पर्यावरण को लेके हमने ना अब क्या किया, पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए, भाई पर्यावरण हमारा ख़राब हो रहा था, दिन प्रतिदिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा वैसेट्रा बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या है, एनवायरमेंटल अप्रोचेस के बारे में हमने ध्यान रखा कि देश में ना सभी विश्व के सभी देशों को साथ ना एकजुट होकर नागरिक बोल सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भाई पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरो बोल सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, जो कि जनेवा में आपको आयोजित किया था 1992 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्यों किया गया, ताकि पर्यावरण को भी ना हम बेहतर तरीके से सुचारू रूप में अपने भूमंडलीय व्यवस्था को बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। तो ये था चैप्टर नंबर 7 जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का है, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विश्व दृष्टिकोण विचार। यानी कि अब इसमें हम ये कवर करेंगे कि एशिया और आपका अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका का जो दृष्टिकोण है ना विश्व के प्रति कैसा रहा है। मानववाद की बात, यानी कि ह्यूमैनिटिज्म के बारे में देखा जा रहा है। तो देखो चैप्टर नंबर 8 में आप ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ह्यूमैनिटिज्म की बात की जा रही है। तो देखो ह्यूमैनिटिज्म का मतलब क्या है, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के प्रति जो है विकास करने के बारे में सोचना, मनुष्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना, ताकि देश के प्रगति तथा देश के विकास हो सके। तो राष्ट्रवादी तथा पार राष्ट्रवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। तो देखो अफ्रीकी क्षेत्रों में, यानी कि एशियाई अफ्रीका में जो है राष्ट्रवादी व्यवस्था को अत्यधिक महत्व देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ताकि अफ्रीका का जो है ना विकास बेहतर तरीके से हो सके। क्यों? क्योंकि देखो अब विकास तभी निर्भर करता है जब आप राष्ट्र के प्रति विकसित व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि हाँ आपने बोल दिया और अंदर ही राजनीति व्यवस्था जो है वो लूटने का प्रयास कर रही है। तो देखो भाई लूटने वाली बात आ जाएगी तो फिर वहाँ पे हमारा जो विकास टूट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुस्लिम जगत की व्यवस्था को आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद अरब जगत हो गया, नासिर तीन के चक्र व्यवस्था यहाँ पे ये पढ़ेंगे। लैटिन अमेरिका में किस तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है आगे बढ़ाते हुए लगभग चौथाई लोग जो है स्वयं यूरोपीय पूर्वजों के रूप में आगे बढ़कर सनातन व्यवस्था का संतान के रूप में आगे बढ़े, ताकि वो जन्म लाइक डेट की एक अपना दृष्टिकोण करते हुए अपने स्वयं का विकास कर सके। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बहुत से गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चों के पेरेंट्स होते हैं भाई वो खेती वगैरह करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। उन्हें पता है कि भाई मतलब मैं अपने घर का जो सिचुएशन है उसे ठीक कर सकता हूँ तो पढ़ के ही कर सकता हूँ, तो उन्हें बोलना नहीं पड़ता। तो वही बात है कि ये आपके लैटिन अमेरिका, अफ्रीका हो गए, ठीक है, और एशियाई देश हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि भाई हम अपने व्यवस्थाओं के रूप में, हमारे विकास के रूप में हमने सोचने लगे और अपने गुट निरपेक्षता व्यवस्था को जिस तरीके से भारत ने अपना लिया उसके व्यवहारों के रूप में हम समझ चुके थे कि अब भाई कोई भी देश जो है अपने आप को स्वयं जो है विकसित कर सकता है। क्योंकि देखो गुट निरपेक्षता जब भारत ने अपनाई थी ना तो उस चीज़ को लेकर ना काफ़ी लोगों ने, मतलब काफ़ी देशों ने जो है वो बताया था कि अब ये निर्भर है स्वयं, मतलब आगे बढ़ सकता है, स्वयं का विकास स्वयं कर ही सकता है। तो ये था चैप्टर नंबर 8 जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 9 है शीत युद्ध का अंत, यानी कि एंड ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वॉर। अब देखो शीत युद्ध इसे क्यों बोला गया, और देखो ये दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। एक ऐसा युद्ध था जिसमें बस सोच विचारधारा
थिंकिंग के प्रति जो है ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि बिना किसी हथियारों के, बिना किसी वेपन्स के, बिना किसी बोल सकते हो तोप, बिना किसी मिसाइल के लड़ा गया युद्ध जो है शीत युद्ध के रूप में जाना गया। इसमें जो ना दो विचारों के आपस में बोल सकते हो कि विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ पूंजीवाद था, दूसरी तरफ साम्यवाद था। साम्यवाद को मानने वाला जो था वो आपका सोवियत संघ था, पूंजीवाद को मानने वाला आपका अमेरिका था। तो इन दोनों के बीच अपनी विचारों को आगे लेके चलने की प्रक्रिया को है ये अपने आप में युद्ध लड़ने लगे। भाई पूंजीवाद चाहता था कि मेरे विचार आगे जाए और साम्यवाद चाहता था कि मेरे विचार पूरे देश को विश्व में अपनाया जाए। तो ये इस तरीके की सोच व्यवस्था का लड़ा गया एक युद्ध था। अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? शीत युद्ध के अंत में जो है आपका देखने को मिला, यहाँ पर शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास के बारे में देखने को मिला कि यहाँ पर जर्मनी जिस तरीके से पोलैंड पर हमला किया, ठीक है, और पोलैंड के बोल सकते हैं कि राज्य को बोल सकते हो कि तहस नहस करने का प्रयास किया। तो इस स्थिति में जो है शीत युद्ध का जो है यहाँ पे प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध के अंत की और की बात की जाए तो देखो 1945 से लेकर 1962 तक जो है शीत व्यवस्था का जो है या प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो पोलैंड पर जब हमला हुआ था ना, ठीक है, तो उस स्थिति के बाद जो है यहाँ पर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था पोलैंड पर जब हमला हुआ था, तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसी के दौरान जो है शीत युद्ध व्यवस्था जो है शुरू हो गया था। अब शीत युद्ध व्यवस्था जो था वो एक ऐसा युद्ध था जो कि किसी भी प्रकार का हथियार नहीं लगाए, ना किसी सैनिक व्यवस्था का सहारा लिया गया, ना किसी व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया। ये बस ना एक विचारों का लड़ा गया युद्ध था। इसीलिए शीत युद्ध, शीत का मतलब होता है ठंडा, यानी कि कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। आपने देखा होगा कि युद्ध कभी भी गर्म ही बोला जाता है। युद्ध का एक युद्ध मतलब सुनने का मतलब अरे गर्म खोपड़ी का है। क्रोध का मतलब क्या होता है? गर्म खोपड़ी का है इंसान, ऐसा बोलते हैं। अरे इसका दिमाग ही पूरे दिन गर्म रहता है, जब देखो जब गुस्सा करता रहता है। तो भाई मतलब युद्ध में क्या है? गुस्सा, गरम, ये सब चीजें। अब ये कोल्ड वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला गया कि क्योंकि ये भाई किसी प्रकार का हथियार नहीं था, किसी प्रकार का वेपन्स नहीं था, किसी भी प्रकार का जो है सैनिकों का स्वरूप नहीं था। यहाँ पर बोल सकते हो घुसपैठ के रूप में एक लड़ा गया युद्ध था, जो कि आपका देखने को मिला है कि दोनों विचारों का अपना मानना था, कि अपना मत था कि मेरा विचार पूरे विश्व में आगे बढ़े। खाड़ी युद्ध व्यवस्था जो है पश्चिमी सहयोग के रूप में कैसे आगे बढ़ा, तो ये सब भी चैप्टर नंबर 9 में ही कवर करोगे, ठीक है। शीत युद्ध की शांतिपूर्ण समाप्ति जो है कैसे हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है यानी कि 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया था, यानी कि टूटकर बिखर गया, ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ के जो जितने भी सपोर्टर थे ना देश, उन्होंने सोवियत संघ का साथ देना छोड़ दिया। तो इस स्थिति में जो है अमेरिका है पूरे विश्व में राज करने लगा, और अमेरिका राज करने लगा तो अमेरिका किसको लेकर चला था? पूंजीवाद को। तो जिसके कारण पूंजीवाद का विकास और पूंजीवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 था, जो कि अब कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में इस सेशन में हम यहीं तक अभी कवर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में, शीत उद्योतर मुद्दे। यानी कि शीत उद्योतर मुद्दे का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो ये आपका जो चैप्टर है, तो देखो इसमें हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में सिंपल सा लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो शीत युद्ध है वो बेहतर तरीके से किस टॉपिक पे और कैसे रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका क्राइटेरिया रहा है, तो उसके मुद्दे कैसे रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि शीत युद्धोत्तर का विश्व में समस्या हुई जो शीत युद्ध के टाइम पे जो घटित हुआ, और समस्याओं का जो सबसे बड़ा ये है कि अर्थव्यवस्था, देश के अलग अलग जो व्यवस्थाओं पर जो स्थितियां मंडराने लगी, जैसे कि जाहिर सी बात है भाई शीत युद्ध यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो भाई पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज जो है हमारे समस्याओं के रूप में, जैसे राष्ट्रीय में जो है चुनौतियों का आगमन हो गया, यानी कि जो अलग अलग देश के राष्ट्रीय जो थे उनके चुनौतियों में आगमन हो गया। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि सुरक्षा के बदलते आयामों में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया, यानी कि जो सुरक्षा को लेकर लोगों का जो स्थिति था, जो सोच व्यवस्था था कि भाई हम अपने देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था के रूप में जो है चैलेंजिंग इस डायमेंशनल ऑफ सिक्योरिटी की जो स्थिति थी ना, वो काफ़ी डगमगाते हुए नजर आई। अब उसके साथ साथ शांति और विकास का पहल जो था वो कैसे शुरू हुआ कि भाई हम जो अपना डेवलपमेंट करें, यानी कि इन्वेटिव्स जो फॉर ऑफ द पीस
एंड डेवलपमेंट्स जो है हमारा वो कैसे रहेगा शांतिपूर्ण, तो ये डगमगाने लगा। क्योंकि भी तो शीत युद्ध जो था ना, दो विचारों के बीच लड़ा गया युद्ध था, ठीक है, बिना हथियारों के लड़ा गया था। अपने विचार अपना, संयुक्त राष्ट्र सोच रहा था अपना चले, ठीक है, उत्तरी अमेरिका सोच रहा था कि आपका उसका विकास हो, सोवियत संघ सोच रहा था हमारा विकास हो, और पूंजीवाद लेके चल रहा हो, ठीक है। तो ये जितने भी घटनाएं हैं हम इस चैप्टर में यही कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं उभरती शक्तियां। उभरती शक्तियां की बात की जाए तो उभरती शक्तियां में देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी माँ यानी कि एमर्जिंग पावर्स की बात की जाए तो यहाँ पर दो पावर्स आ रहे थे भाई। एक तो भाई सोवियत संघ था, दूसरी तरफ आपका पूंजीवाद था, जिसे हम बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूएसए था भाई, ठीक है। तब ये जो है हमारा मध्य स्थिति में, मध्य व्यवस्था के रूप में हमें बोध हुआ कि हमारा जो ये जिस तरीके की हमारे जो घटनाएं हैं, जो हमारे स्थितियां हैं, हमारे जो मेजरमेंट है, अब मेजरमेंट क्या रहा है कि भाई सोवियत संघ का अपना विचारधारा लेके आगे बढ़ने का था, और आपका अमेरिका था पूंजीवाद को लेके अपना आगे बढ़ने का था। तो ये जो मेजरमेंट था, जो दो थिंकिंग थी हमारे समाज में, उस समाज के व्यवहारिकवादी व्यवस्था को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि हमारी रचनाओं में, हमारे स्थितियों में, हमारे मध्यस्थता में जो है, हमारे रचनाओं के माध्यम से हमारे जो हर तरीके से जो तर्क वितर्क है, हमारे जो मॉडल थे डेवलपमेंट को लेके, अब वो क्या था, अपने आप में विकास करना था, अपने व्यवस्थाओं में विकास करना था, और उसके साथ साथ जो हमारी राजनीति व्यवस्था थी वो किस तरीके से ये दोनों देश पहल करके चल रहे थे अपने विरोधी बनते हुए, ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 11 में कवर करेंगे। अब उसके बाद आप चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो ये आपका रिलीजन्स ग्रुपिज्म जो है, यानी कि क्षेत्रीय समूह जो है, जो आपका देखा जा रहा है, रीजनल जो आपका ग्रुप था, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में कवर करेंगे, यानी कि क्षेत्रीय समूह। अब देखिए क्षेत्रीय समूह में यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों का समूह आया। जैसे आपके फंडामिज्म जो है यहाँ पर, और उसके बाद न्यू फंक्शनिज्म जो है यहाँ पर शुरू होता गया। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र क्यों बनाए गए थे, अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे इसीलिए बनाए गए थे बिकॉज जो यहाँ पर रचनाएं किए गए ना अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए, भाई अलग अलग क्षेत्रों को क्यों बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक भाई मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, और एक लोवेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को उनके करैक्टर वाइज जो है हम क्या करते हैं, उनको स्टडीज़ करवाते हैं, स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है बेहतर तरीके से अपने क्राइटेरिया में रहकर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पे हम नाफ्टा यानी कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र की व्यवस्था में भी हम स्टडी करेंगे कि नाफ्टा जो था वो किस पर डेडिकेटेड था, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय संघ यानी कि EU जो था वो किसके ऊपर था। तो ये सारे अलग अलग जो है आसियान, ठीक है, ये जितने भी हमारे ग्रुप्स है, इन ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के रूप में, ठीक है। उसके बाद एपेक था क्या भाई, एपेक किसके ऊपर शुरू हुआ, एपेक की व्यवस्था क्या थी। तो ये सारी बातें हम नाटो, ठीक है, नाटो सीटो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आसियान भी पढ़ेंगे, OSCE भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि भाई अलग अलग जितने भी ग्रुप थे ना, उन ग्रुप का निर्माण क्यों किया गया, व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय व्यापार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो है सार्क के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आप अलग अलग क्षेत्रीय ग्रुप के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं भाई 13 चैप्टर क्या है, भूमंडलीकरण, जिसे हम वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। भूमंडलीकरण के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ। भूमंडलीकरण शब्द का जो है स्थिति क्या होता है, भूमंडलीकरण यानी कि भूमंडलीकरण को हम एकीकरण भी बोल सकते हैं, बिकॉज भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि सभी देशों के साथ लेके आगे बढ़ना और सभी के साथ विकास करने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब इसमें आमतौर पे ये क्यों किया गया, चैप्टर नंबर 13 में ये देखेंगे कि भूमंडलीकरण की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है, यानी कि जो राष्ट्र है ना उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है।
ठीक है। भूमंडलीकरण राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी को एकजुट लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ भूमंडलीकरण के कारण जो है विश्व में शांति बनी रहती है, ये बात भी यहाँ पर हमें बाकायदा पता चलता है, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 14 है अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं, यानी कि इंटरनेशनल इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं क्या है भाई, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है असमानता, क्या है, एक है विकसित देश, दूसरा है विकासशील देश। तो दोनों में फर्क है भाई। विकसित देश जो है वो बेहतर तरीके से नहीं काम करता। अब उसके बाद अब मैं बात बोलूँ तो देखो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो अविकसित देश होते हैं उनमें भाई संसाधनों की कमी होती है, यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य व्यवस्था में जो है लोगों का जो स्थिति रहा है वो बेहतर नहीं होता, ठीक है। अब उसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि इनक्रीजिबल ग्लोबल इंडिपेंडेंस होता है, यहाँ पे अनइंडिपेंडेंस होते हैं, लोग यहाँ पे डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर। यहाँ पर प्रॉपर में खुद का कोई उनका टारगेट नहीं होता, खुद का उनका कोई संसाधन नहीं होता, कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया भाई, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या फिर इत्यादि जितने भी है, ये भाई क्या है भाई, ये बोल सकते हो विकासशील देश है। भारत भी एक विकासशील देश है। वो अलग बात है कि भाई भारत का जो जीडीपी है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है कि भाई जो विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये क्या है भाई आपके विकसित देश हैं। तो इनके पास भाई लोग एजुकेटेड है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे फैक्ट्रीज, उद्योग, संसाधन व्यवस्था सब चीज़ बेहतर तरीके से पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तत्व क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हम आर्थिक संबंध बना रहे हैं तो भाई उसके तत्व क्या है, यानी कि कौन से एलिमेंट्स के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। पहली बात है वस्तुएं, कारखाना, कृषि, खान पान, उद्योग व्यवस्था जो है, इसी कारण से हम अपना व्यापार कर रहे हैं भाई सेवाओं का आदान प्रदान करना, खाना पीना, कारखानों और वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है, अलग अलग स्थितियों के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं। उसके बाद वाणिज्यवाद, यानी कि मर्केलिस्टिज्म जो है, आप देख सकते हो वाणिज्यवाद, ठीक है, और व्यापार के सिद्धांत का जो है एडम स्मिथ का जो है, यहाँ पर हम सिद्धांत पढ़ेंगे एडम स्मिथ का कि भाई क्या उन्होंने कहा था। उसके बाद डेविड रिकार्डो का अभी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करेंगे कि भाई उन्होंने क्या बोला था अपने पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को ग्रो करने के लिए क्या है भाई, आपके वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करना, तथा बोल सकते हो कि कारखानों में जो बनाए गए हैं एफडीआई, यानी कि विदेशी पूंजी निवेश, यानी कि आपके बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो है आपका देखने को मिलता है कि ये आपका क्या है, पूर्ण रूप से फाइनेंशियल डेवलपमेंट के रूप में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पर मॉनेटरी एंड क्रेडिट फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि मॉनेटरी जो है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। विदेशी सहायता के रूप में हम एक दूसरे से क्या अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने देश का जो है जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। भाई कोई देश अपना कुछ खरीद रहा है तो कच्चा मटेरियल खरीद रहा है, तो उसे बोल सकते हो कि तैयार मटेरियल के रूप में उसे सर्वाइव कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 15 में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन की बात की जाए, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कैसे किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मैनेजमेंट तभी किया जा सकता है जब हम एक दूसरे से बिलीव करें, एक दूसरे के ऊपर जो है उनकी ज़रूरतों को उनको ज़रूरतों को पूरा करने का काम करें, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में जो है शांति और वह सुरक्षा पर ध्यान रखकर दोनों एक दूसरे का साथ खड़े रहना। अब देखो कोई भी देश है, शांति की स्थापना करना
ठीक है, देशों के साथ विकासशील करना, ये सभी देशों का खुद का एक नारा है कि भाई हम तभी रह सकते हैं जब भी अपना विकास कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था के रूप में मजबूती करना, ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 16 में कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है भूमंडलीकरण भी देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं प्रदूषण के रूप में, चाहे आपके बोल सकते हैं कि विश्व में जो है जल व्यवस्था, या फिर बोल सकते हैं कि ये सारी बातें यहाँ पे तर्क वितर्क के रूप में यहाँ पे रखी गई है। तो ये हम चैप्टर नंबर 16 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 17 है नव वैश्वी, यानी कि विश्व व्यवस्था में भारत, यानी कि भूमंडलीकरण विश्व में भारत की स्थिति क्या है। तो देखो भाई, भूमंडलीकरण विश्व में भारत भी आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है भाई। चैप्टर नंबर 17 में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो भारत भी है अपने जीडीपी के ग्रो में, या फिर बोल सकते हैं कि व्यवस्थाओं के रूप में जो है भारत किस तरीके से विश्व के हर एक पहलुओं पर, हर एक अवधारणाओं पर अपने आप को बेहतर तरीके से, अगर कौटिल्य की विचारधारा की, कौटिल्य की अर्थव्यवस्था और मैनेजमेंट, यहाँ पे मांडला थ्योरी भी पढ़े जाए तो मंडल थ्योरी भी हम पढ़े, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने भारतीय व्यवस्था का जीडीपी आज बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मोदी जी के कानून की अवस्था में सीटो, साटो और बोल सकते हैं कि नाटो और सैंटो, इन्होंने जिस तरीके से जो अपने व्यवस्थाओं के रूप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े हैं, तो इनकी हर एक रचनाओं में, हर एक तौर तरीके से रूप में आज हमारा विश्व में भारत भी प्रतिदिन लगातार जो है अपने जीडीपी में डे बाय डे ग्रो करने का कारण बन रहा है। अगर मैं बात बोलूँ तो भारत भी आज जो देखा जाए तो चौथे स्थान के जो जीडीपी के रूप में दिन प्रतिदिन अपने आप को धीरे धीरे चौथे स्थान की जो है स्थापना कर देगा, चौथे स्थान तक आ जाएगा भारत। ठीक है, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 17 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक कवर करेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो हमारा 18 से लेकर 35 तक है वो हमारे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की सेशन को अटेंड करके रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।